हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब हम आ पहुंचे हैं सिवान में। चुनावी फिजा की बात बिहार की जाए तो जैसे ही शंखनाद हुआ, दुदुम्भी बजी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया, अचानक से यहां पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और मेरे साथ सिवान की जनता मौजूद है। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा कि ये वही सिवान है जो किसी जमाने में शहाबुद्दीन की खौफ की वजह से जाना जाता था। लेकिन क्या सिवान की राजनीतिक फिजा बदल गई है? यहाँ के बारे में भी हम बात करेंगे, बिहार की राजनीति को लेकर भी बात होगी। तो वार पलटवार का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले मेरे साथ जो अलग अलग दलों के नेता मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनुरंजन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू से हमारे साथ मुर्तजा अली कैसर साहब जुड़ चुके हैं। अजय चौहान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आरजेडी के आप नेता हैं। और सीपीआई एमएल से गौतम पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले एक सज्जन मेरे पीछे खड़े हैं, लगातार वो ठहाके लगा रहे हैं, वजह क्या है? हंसना ही जीवन है। राजनीति ने क्या ऐसा मामला बना दिया कि सिर्फ हंसी रहे आप लोग? जी, इसलिए हंस रहे हैं कि अब इस बार जिसकी सरकार बने सबसे पहले वो नेताजी पहले हंसे। कोरोना का काल है, मास्क लगा कर हंसिए तो बेहतर रहेगा। अनुरंजन जी, आपसे बातचीत की शुरुआत। पिछले सालों में आपकी सरकार ने यहाँ पर ऐसा क्या किया है कि जनता आपको चुने फिर से? देखिए, 2005 से पहले जंगल राज था। 2005 के बाद जैसे एनडीए की सरकार बनी, बिहार के अंदर सिवान के अंदर विकास होने लगा। यह सिवान जहां आप खड़े थे, 2005 से पहले कोई भाजपा जदयू का झंडा नहीं टांगता था। आतंक हत्याओं का राज था, अपराधियों का तांडव था। और इस समय हम लोगों ने यह कसम खाई कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए, जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल होने से कब तक डरेंगे जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। बड़ी अच्छी बात है, आपने शायरी बड़ी अच्छी पढ़ी सर, लेकिन 15 साल पीछे क्यों बार बार जाते हैं? 15 साल में आपने क्या किया वो बताइए। 15 साल अपराध बनाम 15 साल विकास की लड़ाई होगी। बिहार की जनता सीधे सीधे देख रही है कि 15 साल पहले बिहार के अंदर सड़कें टूटा हुआ करती थी। उस गांव से बाहर कोई अगर आता था तो टूटा हुआ बिल्डिंग देख कर कहता था लागत ये स्कूल हुई, हॉस्पिटल में। क्या ये अजय जी बदल गया क्या माहौल? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और यहाँ के माननीय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की तरफ से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान, आप शांति बनाए रखें, आप शांति बनाए रखें। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। आपका सवाल था बड़े भाई से कि यहाँ की जनता आपको पुनः किस मुद्दाओं पे चुनेगी, और हमारे भाई जी का जवाब था 15 साल का जंगल राज। यानी कि जब आप बात करेंगे मुद्दाओं पे, ये बात करेंगे जंगल राज पे। जब आप बात करेंगे कानून और विधि व्यवस्था पे, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान पे। मैं पूछना तो क्या जंगल राज की बात नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं होनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और यहाँ की डबल इंजन की सरकार मैं पूछना चाहता हूँ, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल है कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ नौजवानों के रोजगार का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ? ये यहाँ की नौजवान, यहाँ की जनता। सजा साहब से जवाब लेता हूँ। जब डबल इंजन की बात होती है तो उसमें से एक इंजन आप लोग हैं जेडीयू वाले, दूसरी इंजन बीजेपी की केंद्र सरकार। तो डबल इंजन में तो ट्रेन ऐसे भागनी चाहिए कि किसी के पकड़ में ना आए। लेकिन जो विकास का रफ्तार होना चाहिए वो दुगुनी गति से बिहार में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर जो सरकार चल रही है, वो जरूरी जो इतनी संवेदनशील मुद्दे हैं, उन तमाम संवेदनशील मुद्दों पर हमारा मुख्यमंत्री, हमारे सरकार के लोग संवेदनशील है। काम हुआ है क्या गौतम जी? इतना ज्यादा काम हुआ है क्या? काम हुआ है? जनता से जुड़े मुद्दे सुलझाए गए इलाके में? जनता के जुड़े मुद्दे तो कोई सुलझाए नहीं गए हैं, मगर 5 मुद्दे पर पूरे देश और बिहार के जनता को उलझा करके रख दिया है। हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान और गाय बकरा में पूरे देश और बिहार को उलझा करके रख दिया गया है। रही बात विकास की,
रही बात विकास की, तो शिक्षा स्तर पर ये दोनों जोड़ी सरकारें फेलियर है। इस बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां विदेश से छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे, और उसी बिहार के अंदर टॉपर घोटाला हुआ, और उसमें टॉपर घोटाला के अंदर जो मेरिट में थी उसको ये पता नहीं था कि हम किस विषय से टॉपर हुए हैं। इन सरकार में इससे बड़े मैं इसकी बात करूं, जनता के सवाल भी लूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है। आपको पता है कि हम लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, पूरी दुनिया त्राहिमाम है। ऐसे में कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उसका पालन कीजिए। आप लोग प्लीज मास्क लगा लें, या आपके पास गमछा है तो नाक पे रख लीजिए, और दूरी का ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी बनाइए फटाफट। उसके बाद बातचीत हम शुरू करेंगे। बोलिए। मैं बोलता हूँ कि बिहार को जो है, बिहार के जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, सबसे पहले जो डबल इंजन की जो सरकार है वो सृजन घोटाले की जांच करे, और बालिका गृह कांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ, लड़कियों को जो है बलात्कार करके मार दिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए, और चुनाव में ये मूल मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बिहार को कभी न मिला है न मिलेगा। नीतीश, आपके कहने से चोर थोड़ी हो जाएंगे नीतीश जी। मैं एक ही बात मैं बिहार के जनता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जंगल राज था, अपराधी का बोलबाला था, अब दंगाइयों का बोलबाला है। सिवान में जो प्रवक्ता आपके सामने बैठा हुआ है, बीजेपी का दंगाई का केस हुआ है उसमें। पिछले 30 वर्षों में नेताओं पे दंगाई, पिछले 30 वर्षों में वो क्या बोलेगा? भाजपा की सरकार ने बिहार को वर्षों पीछे धकेल दिया है। ये यहाँ पर अब स्वतंत्र उम्मीदवारों की सरकार होनी चाहिए। ये पार्टी वाले बिहार को वर्षों पीछे धकेल चुके हैं। यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी पर आप लोगों का यकीन नहीं है। बिल्कुल, बिहार की जनता को किसी भी पार्टी पर यकीन नहीं रहा है। सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं। छात्र युवाओं ने ठाना है एनडीओ को भगाना है। यहाँ डबल इंजन की सरकार पूरे बिहार के अंदर जो एकदम सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकदम बिहार का इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा है। पूरे भारत से अगर बिहार के इतिहास को निकाल दिया जाए तो पूरे भारत का इतिहास गायब हो जाएगा। लेकिन पूरे दोनों पार्टियों ने हमारे बिहार के इतिहास को कलंकित किया है। ये अभी चाय बेचने वाले लोग, 1 मिनट सर, ये चाय बेचने वाले लोग अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये मुर्दों के तन के कफन बेच देंगे। जागो ऐ देश के नौजवानों, नहीं तो ये अपना वतन बेच देंगे। मिली कि नहीं है? जल्दी सामने आइए, कुछ यूथ जरा अपनी बात। सर, हम स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिली बीजेपी के सरकार में। हम बीजेपी से सहमत नहीं हैं और ना कभी जिंदगी में रहेंगे। इतनी नाराजगी क्यों है? सर बिल्कुल नाराजगी है सर। आरजेडी के समर्थक हैं? जी सर, बिल्कुल हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मायने रखता है कि पूरे देश में पलायन हुआ है, पूरे देश से मजदूरों बेरोजगारों का पलायन हुआ है। वर्षों से बिहार से स्टूडेंट दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। नीतीश कुमार ने जनता के मत का अपमान किया है, उन्होंने जनता के मत की चोरी की है, इसलिए डबल इंजन की सरकार को जाना ही चाहिए। ये समय आ चुका है। इतनी नाराजगी क्यों है अनुरंजन जी? जितने लोग हैं सब मतलब आप लोगों के खिलाफ ही बोल रहे हैं। देखिए, गालिब शहर है, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। विपक्ष तो मुद्दा विहीन विपक्ष है। इसी सिवान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बने तो आज मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, बनने जा रहा है मैरवा में। मेडिकल कॉलेज 500-600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। वहाँ जो है महाराजगंज में जीएनएम ट्रेनिंग कॉलेज बनने जा रहा है। शिवान साहब ने यानी मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जिले के बने हैं। पूरे बिहार के अंदर विकास हुआ है। और देखिए, कहीं से कोरोना का भी उतना ही जबरदस्त विकास हुआ है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितना कोरोना बढ़ा है, जितना जांच हुआ है, सबसे कम बिहार में बढ़ा है। और बिहार में जांच मैं आता हूँ, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग इधर से झांक रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? भैया आप लोग झांक रहे इधर से, बोलिए। अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, जो अच्छा उसी को बनाइए। हाँ, हमें तो बताइए। झांक रहे बाहर से, ग्रिल के बाहर से। कुछ कहना है क्या? वो कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए भैया, कुछ कहना है क्या? मैं जॉब करता हूँ। तो नौकरी मिली ना? नहीं, नौकरी मिली। चलिए, एक नौकरी वाले सज्जन मिले। सर, एज ए स्टूडेंट हम ये बोलना चाहते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं सिवान का रहने वाला हूँ। एज ए स्टूडेंट आप देखते हैं कि हम स्कूल जाने में परेशानी होती है, रोड जर्जर है, ओवर ब्रिज नहीं है यहाँ पे। हम स्टूडेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हिला, और 15 साल में
कोई डेवलपमेंट के 15 साल का था जो बंदा, वो आज 30 साल का हो गया, उसे नौकरी नहीं मिली और आगे 5 साल इसी तरह होगा। वो डेवलपमेंट का कोई डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर है, इकोनॉमिक फेल्योर है, ये हेल्थ फेल्योर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ का GDP एकदम। पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, मैं वोट नहीं, मैं स्टूडेंट होने के नाते बोलना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आप इस बार पहली बार वोट डालेंगे? अभी नहीं बना, मगर मैं अपने स्टूडेंट होने के नाते ये बात अपने रख रहा हूँ। लेकिन ये मास्क लगाइए आप प्लीज। मैं जनअधिकार पार्टी से हूँ, पप्पू यादव पार्टी से। ये सारे विपक्षी दल के नेता खड़े हैं, सब वोट के टाइम आए हैं। अपनी बातों को मैं रख रहा हूँ, आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान देख रही है। जब कोरोना से लेके, भुखमरी से लेके, बाढ़ पीड़ित से लेके बिहार में सबसे पहले कोई आवाज बना, पप्पू यादव बना। उस चीज को लोग को ध्यान नहीं आ रहा है। मरते हैं लोग भूखे, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके सब आवाज पप्पू यादव उठाते। बीजेपी वालों ने बोला कि 15 साल पहले बात बोले कि बहुत जंगल राज था। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उस वक्त जंगल राज था तो उस वक्त राजेंद्र स्टेडियम कैसे बना, एकता इंदौर स्टेडियम कहाँ से बना? बताइए, जेडीयू के नेता से सवाल ले लेते हैं, बताइए कैसे बन गया? सवाल क्या, सवाल तो बोलिए आप। सवाल आपसे वो ये पूछ रहे हैं, कई सारे नाम गिनवा दिए, राजेंद्र स्टेडियम वगैरह, वो कैसे बना अगर जंगल रास्ता लालू जी के टाइम में? देखिए, जो विकास इस 15 वर्षों के नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है, उसको आप एक एक करके देखिए तो आम जनमानस में सर, मैं जमीन से होता हुआ आ रहा हूँ, आप मुझे फटाफट 5 विकास बता दीजिए। शैक्षणिक संस्थान का मामला हो या इंस्टीट्यूशन का मामला हो या अस्पताल का मामला हो, कौन सा सवाल कीजिए, एक एक करके बताएं। हम लोग शैक्षणिक संस्थान कौन हो गया, कौन सा? जदयू से यहाँ बहरिया से विधायक है श्याम बहादुर जी, उन्हीं के पार्टी के जो है संगीता जी जो है आरोप लगा रही है कि श्याम बहादुर सिंह ने जो है उन्हीं के पार्टी के जो है नेता को जो हत्या कराया। तो ये लोग जो खुद अपराधी है, ये लोग अपराध का जो है बढ़ा हुआ है पिछले 15 साल। लालू परिवार जातिवाद करता है, किसी दूसरे को, दलित को या मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देता है? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जब होगा तो जेडी होगा। जेडी के नेता, आप लोग जातिवाद करते हैं, किसी और समुदाय के लोगों को वोट क्यों नहीं देते? किसको क्या चीज है कि आप लोग, लालू यादव का जो परिवार है वो जातिवाद को बढ़ावा देता है? आपका अगर मेरे भाई का सवाल है कि जातिवाद का बढ़ावा देता है, तो मैं एक नोनिया का बेटा हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ, यह आवाज लालू यादव ने हमें आवाज दिया है, उस आवाज के बदौलत डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने आवाज दिया है। और सुनिए, कुमार ने इनके समाज, सुनिए, पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, पंचायतों में प्रतिनिधि भी ये हैं, और दबे समाज के, दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को पंचायतों में और निकाय, नगर निकाय। बड़े भाई शायद इनको जानकारी नहीं है कि मैं जहाँ से मुखिया हूँ वह सामान्य सीट और विगत 15 सालों से मुखिया नीतीश कुमार के दिए आरक्षण के बदौलत मैं मुखिया नहीं। आपका परिचय? नंद प्रसाद चौहान, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद। अपनी बात रखिए ना, क्या कहना चाहते हैं कि बिहार को अगर कोई बनाने वाला है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। बता रहे हैं, नीतीश कुमार के राज में हम लोग जैसे लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जिला परिषद के अध्यक्ष बने, 5 साल रहे, उसके बाद भी एक चौहान ही बने, उसके बाद वो चौहाने बने। सुन लीजिए, तो बता रहे हैं, अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो हम लोग को अता पता नहीं था। कुछ भाई इन्होंने कहा जंगल राज। आप बताइए, किसी की दरवाजे पर जाकर गोली मार दी जाती है टिंकू बाबा को, यह कहा कि इनकी सरकार है? आप बोल रहे हैं जंगल राज 15 साल पहले की बात है, हमारे साथी ने बोला है सर। ये जंगल राज खत्म करने वाला आज का बोला कि जितनी सरकारी और कंपनियां जो बंद पड़ी हुई है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, बेरोजगार है, आरजेडी वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल पहले साहबुद्दीन साहब का सबसे ज्यादा विरोध वही करते। पास वक्त नहीं है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अखबार पर अखबार में जुड़ने के लिए। देख रहे हैं आप जनता में किस तरीके का उत्साह है। तो ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज हर चुनावी खबर लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। कल आपसे मुलाकात होगी बेतिया में शाम 4 बजे। वार पर अखबार जरूर देखिएगा और शाम 6:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कल देखिएगा बेतिया से लाइव। नमस्कार।
तो बिहार में चुनावी बयार है, दावों की बौछार है, चुनावी बिगुल बिहार में आज बज गया है। जी हां, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया और ये साफ कर दिया कि 10 नवंबर के दिन पता चल जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार। नतीजों का दिन 10 नवंबर है। 3 चरण में वोटिंग होनी है। पहला चरण 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे 71 सीटों पर। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोटिंग होगी और फिर तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देखिए, 5 बड़े इलाकों में बटा हुआ है बिहार। जनता ने किसे अपना अगला मुख्यमंत्री चुना है, इसके लिए इंतजार करना होगा 10 नवंबर की तारीख का, क्योंकि नतीजों का दिन 10 नवंबर। तो क्या नीतीश 20 साल का रिकॉर्ड बनाने का जो मैंडेट है वो हासिल कर पाएंगे? 10 नवंबर नतीजों के दिन ही ये पता चल पाएगा। और उससे पहले 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण में वोटिंग जो है वो 3 नवंबर को होगी और तीसरा चरण 7 नवंबर जब वोट डाले जाएंगे बिहार में। 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर 94 सीटों पर वोटिंग होनी है और तीसरा चरण 7 नवंबर 78 सीटों पर बिहार में डाले जाएंगे वोट। और इसी के साथ 243 सीटों पर वोट पूरे होने के बाद 10 नवंबर बिहार नतीजों का दिन। बिहार में चुनावी बिगुल बजते मुख्य विरोधी दल है आरजेडी ने दावा ठोका है कि बिहार में बड़े बहुमत के साथ वो जीत हासिल करेंगे और नीतीश सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। तेजस्वी यादव का ये बड़ा दावा आप खुद सुनिए। हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम करेंगे। गठबंधन में बीजेपी जेडीयू दोनों है, आपके लिए आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है? देखिए, गठबंधन में एनडीए है और ये लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीध है वो बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर 4 साल में 4 सरकारें देखने को मिला। वहीं बीजेपी नेता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी बिहार में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर दिया है। उनके दावे को भी सुनिए। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा या नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार के चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री फिर से 5 साल के लिए मान लिया है। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ चुनाव के मैदान में जाएगी। लोकसभा चुनाव की तरह हम उसी स्ट्राइकिंग रेट से चुनाव जीतेंगे और 2020 है, हम कम से कम 220 सीट इस गठबंधन में जीतेंगे। पिछली बार भी आपका स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा था, आप लोग कह रहे थे कि हम लोग बहुत बड़े स्ट्राइक रेट से जीतेंगे, 53 सीट पे रह गए थे। तो हमने तो लोकसभा में आप ही से बात किया था, मैंने कहा 39 जीतेंगे। आप हम मुस्कुराए भी थे कि एक क्यों छोड़ दिया। 39 जीते या नहीं? इस बार 200 के पार हम लोग रह चुके हैं पहले भी। इस बार जो चुनाव है वो चुनाव अनुभव पे। कोरोना काल में आज जरूरत है बिहार को एक अनुभव वाले व्यक्ति की। शालीन, सौम्य, विकास पुरुष, सुशासन बाबू की छवि, मृदभाषी की छवि रखने वाले नीतीश कुमार जी की। और हम सब तो कह रहे हैं कि सर भ्रष्टाचारी सरकार, इसका अंत होने वाला है। वो अपने पोस्टर पर लालू जी का फोटो गायब कर दिए हैं, पुत्र होके ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या बीत रहा होगा लालू जी पे कि खुद का बेटा ही उनकी फोटो हटा दे। राजद के पोस्टर पर लालटेन न हो, लालू जी न हो, कैसा पोस्टर रहेगा? ये तो पहला टेस्ट है उनका। लोकसभा के चुनाव में तो एक भी सीट वो नहीं जीत पाए और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मर्यादा भी तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी को जिस तरह की भाषा आज उन्होंने बोली, अज्ञानी कहा है, उनको निकम्मा कहा है,
दुर्भाग्यपूर्ण है। सर क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे हैं विकास विकास विकास। तो ये हर पक्ष के अपने अपने दावे आप सुन रहे हैं और इन्हीं दावों के बीच यूपीए को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर गठबंधन जीता तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। आरजेडी तो तेजस्वी यादव को अपना चेहरा मान चुकी है, लेकिन क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार के तौर पर पूरे यूपीए गठबंधन खासतौर से कांग्रेस को स्वीकार रहे हैं? इस अहम सवाल का साफ साफ जवाब तारिक अनवर ने दिया है। सुनिए जरा कांग्रेस नेता का जवाब। आपके सामने नीतीश कुमार का चेहरा है। आपका जो महागठबंधन है कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट अलायंस है, आरएलएसपी अभी तो है लेकिन उनके भी टूटने का संकेत साफ है। आपके गठबंधन का चेहरा कौन है आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए, ये तो चुनाव के बाद फैसला होगा, कंसेंसस होगा और जिस पर भी आम सहमति होगी, जिसके साथ ज्यादा लोग होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। आरजेडी ने तेजस्वी यादव का चेहरा ऐलान किया। देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है हमारे गठबंधन की। अगर उन्होंने तय किया है तो वो उनका फैसला है। तो हम लोग यही हमारी कोशिश रहेगी कि जो कंसेंसस बनता है, जो बड़ी पार्टी का फैसला होगा, यकीनन हम लोग उसके साथ जाएंगे। तो आप लोग यानी कांग्रेस भी तेजस्वी के चेहरे के नाम पर वोट मांगेगी या सीएम का फैसला चुनाव के बाद करेंगे? अब ये अलग बात है। हम कांग्रेस एक अलग पार्टी है, उसकी हमारा तो हम तो सोनिया जी के नाम पर मांगेंगे, राहुल गांधी के नाम पर मांगेंगे। नेशनल पार्टी है। आखिरी में सर, जो कांग्रेस आरजेडी ग्रैंड अलायंस महागठबंधन जिसे हम के तौर पे जानते हैं, पहले जीतन राम मांझी गए और अब आरएलएसपी टूटने के कगार पर है। आखिर क्यों आपके साथी एक एक करके आपको छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, जब किसी पार्टी की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाए और तो बहुत मुश्किल होता है उनको एडजस्ट करना। हम लोगों ने तो कोशिश की थी कि सब लोगों को लेके चले, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है तो फिर वो स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। और बिहार चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल और एनडीए की सहयोगी जेडीयू की क्या तैयारियां हैं, ये जानने के लिए जेडीयू के प्रधान सचिव केसी त्यागी से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत ने। बिहार चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। त्यागी जी, आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, कितने तैयार है आपकी पार्टी, आपका गठबंधन कितना तैयार है इस चुनाव के लिए? नहीं, हम तो इन चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे थे पिछले 15 वर्षों में और इन 5 वर्षों में। जिस तरह से जनता के हित के लिए, नूतन नवीन बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने वहां पे काम किया है, उसके फल का हमें इंतजार है और हमें आशा है कि 2010 से बेहतरीन नतीजे होंगे, जब आरजेडी मुख्य विरोधी दल बनने लायक भी नहीं बची थी। गठबंधन में भगदड़ है, परिवार में भगदड़ है, पार्टी के अंदर पुराने नए लोगों को लेकर विवाद है। तमाम घटक दलों ने जो आरजेडी के साथ हैं, श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मानने से मना कर दिया है। लिहाजा हम लोगों के सामने कोई बड़ी चुनौती इस चुनाव में। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या ये माना जाए 15 साल से नीतीश कुमार बीच में 1 साल छोड़ के वो लगातार चीफ मिनिस्टर हैं, उनके काम पर रेफरेंडम मानेंगे आप? 15 साल हो गया है उनके काम का। प्रधानमंत्री खुद आधा दर्जन से ज्यादा बार बिहार में वर्चुअल एड्रेसेस कर चुके हैं। उन्होंने खुद कहा है कि नीतीश कुमार है तो सब कुछ संभव है। उन्होंने खुद स्वीकारा है कि यहाँ पर जिस तरह का विकास हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति हुई है, पुराने 15 साल बनाम नए 15 साल, ये मोदी जी का दिया हुआ नारा है, जिसको साकार करने में हमारी एनडीए वहां पर लगी हुई है। और हम इन तारीखों का चुनाव आयोग से, जनता से भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए 3 बार चुकी हो चुका है। आपके गठबंधन में लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एलजेपी के रोजाना हम लोग बयान सुनते हैं, क्या एनडीए एकजुट है? नहीं, जेडीयू का एलजेपी के साथ हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, कभी गठबंधन हमारा उनका नहीं रहा। जब हम गठबंधन की बात करते हैं तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की बात करते हैं। 2000, 2005, 2010, 2015 4 चुनाव में हमारा कभी गठबंधन रहा ही नहीं उनके साथ। लिहाजा उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके जो संबोधन हैं, नकारात्मक सकारात्मक,
उसको हम नहीं रजिस्टर करते। अच्छा देखिए, बिहार की मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर और प्लूरल पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया बिहार की राजनीति को बदलने की बात कह रही हैं। पंकज झा ने पुष्पम प्रिया से खास बातचीत की है। एक दिन अचानक बिहार के सभी अखबारों में एक पन्ने का विज्ञापन आया और उसके बाद सब जानना चाहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी यानी पीपीसी कौन है। कैसे हो गया ये सब अचानक? या आप सोची समझी आपकी ये रणनीति थी, आपको राजनीति में ही आना था? जैसा मुझे बताया गया है, पता चला है कि पुणे से लंदन, लंदन से फिर बिहार। मिस्ट्री गर्ल वाली स्ट्रैटेजी थी नहीं, वो बना दी गई। सब कुछ सोचा समझा ही था, ऐसा नहीं था कि हैफिज़ड अचानक से कुछ भी किया। मुझे बिहार बदलना था और पॉलिटिक्स भी बदलना था। जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कायदे से वैसे राजनीति होनी नहीं चाहिए। चूंकि आप अवेयर होंगी कि यहाँ की जो रास्ते हैं ना राजनीति के बिहार में बड़े पथरीले हैं जी, उसमें गड्ढे बहुत हैं जी। ऐसे में पॉलिटिक्स ही चुनना बिल्कुल सही कहा आपने, मुश्किल है। इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लाइक डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहता है कुछ बदलने के लिए, तो उसको बहुत आसानी से आने देने का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन पर ये जो है ना बिहार की राजनीति, आप जानती भी हैं, सब जानते हैं। यहाँ पर आपने एक नई पार्टी बना दी, प्लूरल्स, वो नाम भी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। उसके बाद ये है कि यहाँ जाति और बिरादरी की राजनीति होती रही है। सबसे पहली तो इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ है ना वो माइंडसेट्स बना लिए गए। माइंडसेट जो है वो बहुत हद तक सही भी है। 30 साल पहले जब हमारे यहाँ सोशल जस्टिस की मांग हुई थी, उसका एक आधार था, उसका एक कारण था। लोगों को लगा था कि शायद हमारी जाति के लोग जब आएंगे तो हमारा विकास होगा, लेकिन वो 30 साल में हुआ नहीं। दिक्कत ये है कि उस पूरे 30 साल के ये जितने भी लोग हैं, ये राजधानी में बैठे रहते हैं, पटना में बैठे रहते हैं, वही एक अन्य मार्ग, वही हार्डिंग रोड, स्ट्रैंड रोड, इन्हीं सब रोड पे सभी पार्टी के जो शीर्ष के लोग हैं, और वहां पे बैठ के ये सोचते हैं कि चीजें अभी भी वैसी ही हैं जैसी 30 साल पहले थी। हर पार्टी का अपना चुनाव निशान होता है, उससे बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता है। कहीं लालटेन है, कहीं तीर है, कहीं कमल है। आपके जहन में भी कोई चुनाव सिंबल है? सिंबल है, लेकिन आई थिंक वो जब मिल जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है अटैचमेंट जो है वो लोगों को, जो प्लूरल्स की सोच है, अब उससे हो गया है, आइडियोलॉजी से अटैचमेंट हो गया है।